हेलो दोस्तों, सेंस ऑफ हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं पुर्तगाली बताया आप लोगों को। आज मैं जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ वो है तो भारत में यूरोपियों का आगमन ही, लेकिन आज मैं डच के बारे में बताऊँगा। तो ये डच कौन थे? ये भी भारत में आए, व्यापार किए पुर्तगालियों की तरह। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए। तो ये डच कौन है? ये डच कहाँ से आए? तो ये भी यूरोप से आए, लेकिन यूरोप में कहाँ से आए? एक देश है जिसका नाम है नीदरलैंड। ये नीदरलैंड से आए डच, हालैंड भी बोलते हैं। ये यहाँ के मूल निवासी थे डच, यहाँ के व्यापारी थे जो भारत में आए या दक्षिण पूर्व एशिया में आए व्यापार करने के लिए। ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि नीदरलैंड यानी डच का प्रथम जो डच का नागरिक था, यानी नीदरलैंड का जो नागरिक था, उसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। पहला व्यक्ति था जो 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डी हाउटमैन, यह आता है दक्षिण पूर्व एशिया में। यानी पहला डच भारत और भारत के दक्षिण पूर्व में ये जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में आता है, पूरा यहाँ घूमता है। घूमने के बाद ये वापस नीदरलैंड चला जाता है। किस रास्ते से आता है? उसी रास्ते से आता है, उत्तमासा अंतरीप होते हुए आता है, जिस रास्ते से पुर्तगाली भारत आए थे बिजनेस करने के लिए। यानी यूरोप से पूरा अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी तट, पश्चिमी तट घूमते हुए ये नीचे आता है उत्तमासा अंतरीप, फिर मेडागास्कर होते हुए ये इधर दक्षिण पूर्व एशिया में एंट्री करता है। उसी रास्ते से ऐसा आया था जिधर से पुर्तगाली आए थे। जब यहाँ से ये गया, सारी बातें नोट किया यहाँ घूमने में, कि घूमते समय कि कहाँ पर मसाले हैं, कहाँ क्या है, कहाँ पर बिजनेस करना सही है, कैसा है। पुर्तगाली तो यहाँ से पहले से ही कर ही रहे थे, इसी वजह से पुर्तगाली मसाला ले जा करके बेचते थे। तो यूरोप में तो काफ़ी हलचल मच गया था कि काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, डायरेक्ट बिजनेस करने में ज़्यादा फ़ायदा है। अरबों का वर्चस्व तो पुर्तगाली समाप्त ही धीरे धीरे कर दिए। तो ये जब ये गया है वहाँ पे, तो 1602 ईस्वी में नीदरलैंड का जो संसद है, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वो संसद में एक बिल पेश करती है। कब करती है? 1602 ईस्वी में एक बिल पेश करती है। उस बिल को पेश करती है, वो बिल जो है पास हो जाता है। तो एक कानून जो बनता है, उसके तहत वहाँ के कंपनियों का एक संघ बनाया जाता है। यानी एक नए कंपनी की स्थापना होती है, जिस कंपनी का क्या नाम था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसकी स्थापना हो जाती है 1602 ईस्वी में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो जाती है? 1602 ईस्वी में। इसका एक और नाम था, इसे एक और नाम से वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी का नाम, इसी का मूल नाम था वेरिंगदे ओस्ट या ओस्त इंडसे कंपनी। यानी इसी कंपनी का दूसरा नाम था यही। इसे मूल कहते हैं कि इसका मूल नाम तो यही था, वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। यानी अब ये कंपनी की स्थापना हो गई, वहां की गवर्नमेंट कंपनी की स्थापना कर देती है। गवर्नमेंट क्यों करती है? गवर्नमेंट करती है जब इस कंपनी की स्थापना, तो गवर्नमेंट इस कंपनी को कुछ अधिकार भी देती है। पहला अधिकार तो यही है कि अब ये कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया में जाकर के बिजनेस करेगा। वहां पर अगर जरूरत पड़ गया तो युद्ध भी करेगा, युद्ध के बाद संधि या समझौता होगा तो वो भी करेगा। उसके बाद जो एरिया कब्जा करने लायक रहेगा उसे कब्जा भी कर लेगा। यानी कि काफ़ी पावर दिया गया इस कंपनी को नीदरलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका देख रेख करने के लिए, यानी इस कंपनी का देख रेख करने के लिए 17 सदस्यों की एक टीम बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई। यह कमेटी जो है 17 लोगों की जो कमेटी थी, वह इस कंपनी का पूरा देख रेख करता था, पूरा नियंत्रित करता था, है ना। अब
तैयार हो गया, कंपनी तैयार हो गया, उसको दिशा निर्देश देने वाली कमेटी तैयार हो गई। अब इस कंपनी को कहा गया कि अब आप जाइए दक्षिण पूर्व एशिया से बिजनेस करिए, साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ गया तो आप युद्ध भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ गया तो आप संधि समझौता भी कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो किसी क्षेत्र को कब्जा में करना है, अगर ज़रूरत पड़ गई, हालात ऐसा पैदा हो गया तो आप कब्जा भी कर सकते हैं। इतना पावर इस कंपनी को नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने दे दी। अब ये कंपनी चल दी, लेकिन जब कंपनी चली तो इसके पास पूंजी कितना थी, कितनी पूंजी लेकर के चली थी? तो ये कंपनी के पास उस वक्त 65 लाख गिल्डर कहते हैं, मान लीजिए वहां का रुपया है। जैसे आज हमारे पास कितनी पूंजी, अगर यहाँ की कोई कंपनी विदेश में जा रही है बिजनेस करने के लिए तो पूरी पूंजी मान लीजिए 65 लाख रुपया है, तो वहां पर 65 लाख गिल्डर, यही इतनी पूंजी थी। यह बहुत पूंजी थी उस वक्त के हिसाब से। इतनी पूंजी ले करके ये कंपनी चल देती है बिजनेस करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया। कौन सी कंपनी? नीदरलैंड की। कौन है ये लोग? डच हैं। चल देते हैं। ये उसी रास्ते से आते हैं जिस रास्ते से पुर्तगाली आए थे, यानी पूरा क्रॉस करते हुए अफ्रीका महाद्वीप को ये आते हैं एशिया में। एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। तो ये इंडिया की तरफ ना आकर के, ये जो आपको हम बताए कि जो पहला व्यक्ति जो आया था कार्नेलिस डी हाउटमैन, ये जाकर के वहां बताया था कि मसाला भारत में तो है ही, लेकिन इंडोनेशिया भी मसालों का खान है। एक ऐसा जगह है जहां पर मसाले ही मसाले हैं। तो ये कंपनी मसाले के लिए स्पेशली भारत की तरफ न रुक करके ये इंडोनेशिया की तरफ रुक कर गए, यानी दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ रुक कर गए। इसीलिए इंडोनेशिया को कहा गया है, इतना फेमस वहां का मसाला तो मान लीजिए मसाला इंडिया की भी मसाला फेमस था ही, लेकिन मसाले का खान होने के कारण इंडोनेशिया को जो है मसाला द्वीप पुंज कहा गया है मसाला द्वीप पुंज की उपाधि दे दी गई। किसको? इंडोनेशिया को। किसने दिया? डचों ने। डचों ने इंडोनेशिया को मसाला द्वीप पुंज कहा। तो मसाले के लिए ये पूरी तरीके से दक्षिण पूर्व एशिया, खास तौर से इंडोनेशिया पर डिपेंड हो गए। और वहां पर कहां गए? सुमात्रा पहुंचे। सबसे पहले इंडोनेशिया में भी कहां पहुंचे? तो सुमात्रा पहुंचे। ये जो कार्नेलिस था, जो पहला व्यक्ति आया था 1596 ईस्वी में, ये अपने यात्रा विवरण में सुमात्रा का वर्णन किया है, यानी ये इंडोनेशिया गया था, यही बताया था वहां पर जाकर के। तो ये कंपनी मसाले के लिए सीधा पहुंच जाती कहां? दक्षिण पूर्व एशिया में। और वहां जाने के बाद जो पुर्तगाली वहां थे उनको धीरे धीरे रिप्लेस कर, एक तो पावरफुल थे ये, इनको सरकारी पावर मिला हुआ था, पुर्तगालियों को धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं ये वहां पे। वहां से तब ये मूव करते हैं इंडिया की तरफ। और इंडिया की तरफ मूव क्यों करते हैं? इंडिया, देखिए, इंडिया से ये मसाले के लिए, मसाला तो मान लीजिए इंडिया में जब आए तो थोड़ा बहुत मसाला तो यहां से भी ले जाते थे, लेकिन स्पेशली अगर ये किसी चीज का बिजनेस करते थे इंडिया में तो सूती वस्त्र का करते थे। सूती वस्त्र का डिमांड अगर विदेशों में हुआ, भारतीय सूती वस्त्र का अगर डिमांड विदेशों में हुआ तो वो डचों के कारण हुआ। यानी भारतीय सूती वस्त्र अगर इंटरनेशनल मार्केट में किसी ने पहुंचाया तो डच ने पहुंचाया, इनका डिमांड हो गया। और डच भारत से स्पेशली सूती वस्त्र, नील, सोरा, यही बिजनेस किया करते थे। उसके अलावा मसाला भी ले जाते थे, लेकिन उतना नहीं। मसाले के लिए ज़्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया पर डिपेंड रहते थे, ठीक है ना। अब इनकी जो पहली फैक्ट्री खुलती है इंडिया में, उस कहाँ पर खुलती है? मुसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में ये मुसलीपट्टनम में या पट्टम या पट्टनम कह लीजिए, मुसलीपट्टनम में ये अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। अब यह समझने वाली बात है कि अगर मान लेते हैं कि ये इंडिया है, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, और अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप से इधर से घूम के आ रहे हैं। देखिए, अगर पुर्तगाली भी आए तो कहाँ काली कटाते हैं, यानी इनको पश्चिमी तट पहले पड़ेगा। इधर हम देख रहे हैं कि ये जो नीदरलैंड वाले हैं ये अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में खोल रहे हैं, मुसलीपट्टनम में या पट्टनम में खोल रहे हैं, है ना, यहाँ खोल रहे हैं।
तो इनको तो यहाँ खोलना चाहिए था ना, नज़दीक तो पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट की तरफ क्यों गए? तो इसके पीछे ये कारण नहीं है कि पुर्तगालियों की वजह से गए, ये दिमाग में मत बैठाइएगा कि पुर्तगाली, चूंकि पुर्तगाली यहाँ पहले अपनी कंपनी खोल चुके थे, पुर्तगालियों का यहाँ प्रभाव था इसलिए ये घूम करके इधर गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यों यहाँ पर गए? क्योंकि देखिए यहाँ श्रीलंका है ना, जब ये एंट्री करते हैं इसी रास्ते से तो ये यहाँ पर ना आकर के इधर से ये चले जाते हैं इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया चले जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में, इंडोनेशिया में जो जावा, सुमात्रा, यहाँ जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं। कब्जा मीन्स की व्यापार का अपना जड़ जमा लेते हैं। यहाँ से फिर ये एंट्री जब भारत की तरफ करते हैं तो अब इनके लिए नज़दीक हो गया पूर्वी तट, अब इनके लिए नज़दीक हुआ, इसलिए इनकी पहली फैक्ट्री पूर्वी तट पर खुलती है, न कि पश्चिमी तट पर। ठीक है। दूसरा, 1605 में ये जो मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। यहीं बगल में, उसी के बगल में 1610 ईस्वी में पुलिकट एक जगह है, आंध्र प्रदेश में है पुलिकट, यहां ये दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं, पुलिकट। पुलिकट नाम है, पुलिकट लिख दे रहे हैं फिर से, पुलिकट जो है नाम है। यहां पर इनकी 1610 ईस्वी में दूसरी कंपनी, दूसरी फैक्ट्री खुलती है। एक चीज आप लोगों को बता दें, ये जो फैक्ट्री खोलते थे डच, तो फैक्ट्री का जो हेड होता था, इंचार्ज होता था, उसे फैक्टर बोलते थे, है ना। जो फैक्ट्री का इंचार्ज होता था, हेड होता था, प्रमुख होता था, उसे फैक्टर कहा जाता था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है पुलिकट, पूछा गया है क्वेश्चन, पहला कहां खोलते हैं ये भी पूछा गया है, सेकंड पुलिकट में खोलता है, लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी को, पुलिकट को ही ये सबसे पहले अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं, मुख्यालय बनाते हैं। यानी डच भारत में अगर अपना हेडक्वार्टर कहीं बनाए तो पुलिकट में बनाए, और यहीं पर ये टकसाल की स्थापना करते हैं और अपने सोने के सिक्के को ढालते हैं यहां पर, और एक नया सोने का सिक्का जारी करते हैं जिसे पगोडा बोला गया है। पगोडा, ये जो पगोडा सोने का सिक्का था, पगोडा इनका सोने का सिक्का था। ये जो सोने का सिक्का था, इसको पुलिकट में ही ढलवाए, पुलिकट में ये टकसाल की स्थापना किए थे, पुलिकट को ही अपना हेडक्वार्टर बनाए थे ये, ठीक है ना। अब यहां से धीरे धीरे ये उत्तर भारत की तरफ चलना शुरू हुए। समय बीतता गया, बीतता गया। 1664 में क्या होता है, ये औरंगजेब से बात, उसके पहले ये बहुत जगह स्थापना कर चुके थे, मैं बताऊंगा आपको कि कहां पर, सूरत में, बंगाल में ये जो है सबसे पहला पीपली नामक जगह है, वहां पर अपनी फैक्ट्री की स्थापना किए थे। पीपली नामक जगह पर ये जो है सबसे पहले अपनी कंपनी स्थापित किए थे बंगाल में, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में सबसे, और सबसे भारत में अगर कहा जाए सबसे पहले तो मछलीपट्टनम में, सेकंड पुलिकट में ही जो है ये अपना हेडक्वार्टर बनवाए, वहीं पर ये सोने का सिक्का जारी किया जिसका नाम था पगोडा, है ना। ये पटना तक, सूरत में और चिंसुरा में धीरे धीरे अपनी कंपनियां खोलते जा रहे थे। लेकिन 1664 ईस्वी में ये भारत का उस वक्त बादशाह था औरंगजेब, उससे जाकर के मिलते हैं डच, और उनके सामने बात करते हैं कि सर हमको जो है बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, तीनों जगह पर व्यापार करने का अधिकार दे दीजिए। उसके बदले में हम 3.5% आपको टैक्स देंगे, चुंगी कर देंगे। कितना देंगे? 3.5%। 3.5% हम आपको चुंगी देंगे, लेकिन इसके बदले में हमको 3 जगह जो है हमें इजाज़त दे दीजिए। औरंगजेब इजाज़त दे देता है, वो कहता है ठीक है, हमको 3.5% आप चुंगी दीजिए, हम आपको बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में 3 जगह पर व्यापार करने का अधिकार दे देते हैं। इस तरीके से क्या, एक फरमान जारी कर देता है औरंगजेब, और उस फरमान के तहत डच को एक अधिकार मिल जाता है बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में व्यापार करने का। अब देखिए, ये डच धीरे धीरे भारत में भी मजबूत होते गए, किसकी अपेक्षा? पुर्तगालियों की अपेक्षा, है ना। लेकिन यही डच बाद में प्रतिस्पर्धा में हार जाते हैं, किससे? अंग्रेजों से। क्यों? क्योंकि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की भी उधर स्थापना हो जा रही है, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में,
और वो भी एंट्री मार देती है इंडिया की तरफ। जिस समय ये इंडिया में एंट्री मार देते हैं 1610 और 1605 में, अंग्रेज भी लगभग आ चुके थे यहाँ पर। ये अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे तो उधर अंग्रेज भी अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, और इनमें प्रतिस्पर्धा होती है। उस प्रतिस्पर्धा में आगे युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध होता है। उस युद्ध में डच हार जाते हैं, अंग्रेज उन्हें हरा देते हैं, और धीरे धीरे क्या होते हैं, यही डच जो कि पुर्तगालियों को काफ़ी कमज़ोर कर दिए थे, लेकिन अंग्रेज़ों से परास्त हो जाते हैं। कैसे होते हैं, क्या होता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज इतना ही। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बताया हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली जो थोड़ी बातें जो और कुछ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे समाप्त कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग क्या करिएगा, इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं जो है कंटिन्यू इसको लेकर के चलूँगा और एक पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को मैं कवर करूँगा, एक चैनल से जोड़ता हुआ चलूँगा, और आप लोगों को नो डाउट बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हुआ। और अगर कहीं ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा, अगले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर दूँगा। मेरे समझाने के बाद भी अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आप लोगों को ना समझ में आए, उसे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मैं अगले वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा। और अब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।